तो जैसे मैं आपको बता रहा था एनआईआरएफ के बारे में, एनआईआरएफ की रैंकिंग अलग तरीके की है। वहाँ पे ओवरऑल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे भी आईआईटी मद्रास वॉज रैंक नंबर 1। ओवरऑल एजुकेशन पैरामीटर में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे था। इवन आईआईटी मद्रास वॉज नंबर 1 इन केस ऑफ इंजीनियरिंग ऑल्सो। इंजीनियरिंग में भी मद्रास आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे थी। और बेस्ट यूनिवर्सिटी वाज आईआईएससी बेंगलोर। बेस्ट कॉलेज वाज मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली। सिमिलरली अगर हम बात करें कि बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दैट वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से एनआईआरएफ जो रैंकिंग है वो डिफरेंट है और ये वाली रैंकिंग डिफरेंट है। तो दोनों रैंकिंग हमें याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अबाउट द एसएमएस चार्जेस वेव्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑल बैंक्स, क्योंकि वो एसएमएस भेजते हैं हमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है या कोई एटीएम की ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें मैसेज आता है, तो उसके वो चार्जेस लगाते थे। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसएमएस चार्जेस जो हैं वो वेव कर दिए हैं, और जो नॉन मेंटेनेंस और मिनिमम बैलेंस है वो भी चार्जेस हैं वो भी वेव कर दिए हैं फॉर ऑल द सेविंग बैंक अकाउंट्स। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। और बैंकिंग के बारे में, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे कितने हैं? पहले 21 बैंक थे, अब पब्लिक सेक्टर बैंक कितने रह गए? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं। उसमें से क्या हुआ है, 10 बैंकों को मर्ज करके चार बैंक बना दिए गए हैं। दैट मीन्स कि 6 बैंकों को 4 बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया है। इससे पहले देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया था, और अभी स्टेट बैंक एक बैंक बचा है और 6 और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। दैट मीन्स एट प्रेजेंट देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, जिसके बारे में पता होना चाहिए कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में हैं। इससे पहले आईडीबीआई बैंक जो था, दैट वाज आल्सो पब्लिक सेक्टर बैंक, पर दिस बैंक हैज़ बीन सोल्ड टू एलआईसी। वो एलआईसी ने परचेज कर लिया। चाहे एलआईसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग भारत सरकार की है, बट इट डज नॉट मेक आईडीबीआई बैंक एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो होल्डिंग कंपनी होगी, दैट विल बी अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड नॉट ए पब्लिक सेक्टर कंपनी। आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फ़र्क है, इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अलग से, क्योंकि अभी हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सी कैटेगरी क्वेश्चन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आरबीआई इश्यूज गाइडलाइंस फॉर रिटेल पेमेंट। तो ये भी क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल पेमेंट, अब आप कहेंगे कि रिटेल पेमेंट सिस्टम क्या चीज़ है? बेसिकली जो भी पेमेंट सिस्टम है, दैट इज़ एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफ़र करना या पैसे का लेन देन करना, दैट इज़ ए पेमेंट सिस्टम। Transfer of money from one place to another, from one person to another person, that is a payment and settlement system। और इसके लिए जो कानून है, दैट इज नोन एज द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये कानून है फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटाइटी के लिए, रिटेल पेमेंट के लिए कहा है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। एनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, अगर कोई उसमें अपना बिजनेस करना चाहे तो उसके पास जो नेटवर्थ होनी चाहिए, दैट इज 500 करोड़ की उसकी जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट है। और 500 करोड़ से कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपना पेमेंट सिस्टम शुरू कर सकती है। पेमेंट सिस्टम में क्या करेंगे वो, उनका अपना एटीएम हो जाएगा, उनका वाइट लेबल पीओएस हो जाएगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, और रेमिटेंस सर्विसेज जो है वो भी कर सकेंगी। सो दैट विल बी के टू डू ऑल दिस एक्टिविटी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एटीएम बैंकों के होते हैं, और जो पीओएस मशीन जहाँ पे कार्ड स्वाइप होते हैं वो भी बैंकों के होते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वो भी बैंकों का है, और रेमिटेंस सर्विसेज, हमें पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं, वो भी बैंकों के थ्रू करते हैं।
बट अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी ये काम कर सकती हैं अगर वो 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस शुरू करती हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक नया सिस्टम शुरू किया है। यहाँ पे आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। ये कब बना था? 1935 में बना था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। और अभी भी एटीएम सर्विस जो है प्राइवेट कंपनीज लगाती हैं, और वहाँ पे किसी ने अपनी एटीएम सर्विस शुरू करनी है तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 100 करोड़ रुपीज़। पर यहाँ पे कितनी है? 500 करोड़। पर यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं? एटीएम के अलावा वाइट लेबल पीओएस भी हो सकती है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी हो सकता है, और रेमिटेंस सर्विसेज भी हो सकती हैं। So that is the difference between ATM companies and payment system companies also. Payment and Settlement Act जैसे मैंने बताया आपको, it enables payment to be effected between a payer and a beneficiary. जैसे मैंने आपके पैसे देने हैं तो या तो मैं आपको कैश से दूंगा या चेक से दूंगा, या मैं अपने खाते से बैलेंस ट्रांसफर कर दूंगा आपके खाते में। ना ये क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। इस चीज़ की कोई ना कोई तो गारंटी लेता है कि ये पैसे मेरे खाते से कटे हैं, तो मुझे भी तो गारंटी होनी चाहिए कि आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। देयर हैज़ टू बी सम मिडल मैन टू इफेक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑल्सो। तो वो काम कौन करता है? वो काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और उसी के भरोसे के ऊपर ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कीथ रॉले, ही इज इलेक्टेड एज द री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। आपको ऐसे तो ना याद आए, पर अगर आपको याद दिलाऊं कि वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है, तो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में 15 देशों के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन 15 देशों में से एक देश जो है दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये त्रिनिदाद टोबैगो है कहाँ पे? ये देखते हैं, दैट इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न वेनेजुएला। ये वेनेजुएला है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो आइलैंड्स हैं, एंड दिस इज द बेसिकली त्रिनिदाद जो है, दिस इज त्रिनिदाद, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन के बीच, और ये कैरिबियन सी जो है बेसिकली उसके साथ जो है ये त्रिनिदाद टोबैगो पड़ता है। ये बाकी जो आइलैंड्स हैं नज़दीक इसके सारे, ये सारे आइलैंड्स मिल के वहाँ की जो टीम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज़ की टीम कहते हैं। ये भी एक सी कैटेगरी क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। CWC एंड गूगल टू डू फ्लड फोरकास्टिंग इन इंडिया। CWC स्टैंड फॉर सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, गूगल के साथ फ्लड फोरकास्टिंग करेगा और उससे लोगों की जान बच पाएगी। लेट अस से कि ये टाइमली अपडेटेड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। कहीं पे आग लग जाए तो अगर जल्दी पता लग जाएगा तो हम बुझा पाएंगे उसे। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जल्दी से पता लग जाए, एम्बुलेंस ले जाए उसे और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो उसका बचाव हो जाएगा। सिमिलरली अगर कहीं पे फ्लड आने की संभावना कैसे हो सकती है कि कहीं कोई लेक में पानी भर गया, वहाँ से निकल गया, या क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेटस से क्लाउड बर्स्ट क्या चीज़ होती है कि इतनी तेज़ बारिश हो जाए कि रुके ही नहीं, और उसकी वजह से जैसे आपने पीछे देखा जयपुर में और कई शहरों में इतना तेज़ पानी बहा वहाँ पे कि लोगों की गाड़ियाँ तक उसमें बह गई। लोग और सड़कों के ऊपर बहुत सारा जो बहुत तेज़ पानी चल रहा था, जैसे कि नदी बहुत तेज़ बह रही हो। तो सिमिलरली पहाड़ों में ऐसे जब पानी चलता है और वहाँ पे जब ऐसे बादल से जो बहुत तेज़ बारिश होती है उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और पहाड़ों में यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे जब पानी का बहाव भी होगा तो बहुत तेज़ बहाव होगा, और अगर पता लग जाए कि वहाँ कहीं इतनी तेज़ बारिश हुई है और वो बारिश की वजह से पानी जो है चल पड़ा है वहाँ से, तो वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गूगल के पास सैटेलाइट के थ्रू वो हमें मिल जाएगी, और हम अपने जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म कर पाएंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़। अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो वी कीप इट इन द बी कैटेगरी।
और सिमिलरली यूके लॉन्चेस इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। कोविड के दौरान यूके गवर्नमेंट ने कोई 3 मिलियन पाउंड का एक इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया है, ताकि हमारे जो बेस्ट माइंड्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज, इंडिया के भी और यूके के भी, वो मिलके कोई बीमारी का जो है उसका पता लगा सकें और उसके लिए काम कर सकें, जो चैलेंजेस हैं और थ्रेट टू एनवायरनमेंट हैं उसे मीट कर सकें। बहुत हल्का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इब्राहिम बबकर कीता, ही हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ माली। माली जो है ये अफ्रीका में उसके जो है वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ये देश है, दैट इज़ माली, लैंडलॉक्ड नेशन है। तो वहाँ पे वहाँ की जो मिलिट्री है उन्होंने म्यूटनी कर दी। म्यूटनी का मतलब बगावत कर दी है और प्रेसिडेंट को बोला है रिज़ाइन करने के लिए, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अब ये देखते हैं आगे क्या होगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1 बिलियन एडीबी लोन फॉर दिल्ली मेरिट RRTS। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सी कैटेगरी में ही लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोन हो रहे हैं। लोन के ऊपर पहले क्वेश्चन बहुत आया करते थे, अब भी कोई बिग अमाउंट का क्वेश्चन हो तो हम कह सकते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है। अब इतने ऐसे छोटे छोटे लोन तो बहुत हो चुके हैं। अब $1 बिलियन लोन फॉर दिल्ली मेरठ RRTS। बेसिकली दिल्ली से मेरठ का जो रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली 82 किलोमीटर का रास्ता है ये, और अगर ट्रेन में या बस में जाएं तो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। अगर ये सिस्टम शुरू हो गया मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो तब ये टाइम जो है कम होके ये सिर्फ 55 मिनट, दैट मीन 1 घंटा लगेगा। तो इसकी वजह से बहुत आना जाना आसान हो जाएगा और दूर से लोग भी जल्दी दिल्ली आके अपना काम करके वापस भी जा सकते हैं, और जो ट्रांजिशन कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाएगी और टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होगी। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। और हम देख रहे हैं कि इसको टोटल खर्चा कितना होगा, कोई 30,724 करोड़ रुपए का अप्रॉक्सीमेटली खर्चा है, और एडीबी ने $1 बिलियन का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है। अगर मैं पूछूं आपसे तो व्हाट इज़ 1 बिलियन, 1 बिलियन क्या होता है? हाँ जी, तो 1 बिलियन इज 1000 मिलियन, 1000 मिलियन होता है। ठीक है जी, तो हम ये देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर रुपए की जो कॉस्ट है वो 74 रुपीज़ है या 76 रुपीज़ है, तो इसका मतलब $1 बिलियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7400 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ है, याद रखेंगी, इंपॉर्टेंट रहती है याद रखने के लिए ये। अब ये भी देख लेते हैं कि एडीबी क्या चीज़ है। एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपाइंस में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज मासातुगा असाकावा। ये जापान, मोस्टली अभी तक जितने बने हैं वो जापान के बने हैं इसके प्रेसिडेंट। ये क्यों बने हैं ये भी बताता हूँ आपको। ये 19 दिसंबर 1966 में बना था, 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का कहीं ना कहीं आएगा कि इंडिया के अशोक लवासा, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसके ऊपर प्रेसिडेंट कौन है, मासातुगा असाकावा। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसके जो शेयर होल्डर हैं उसमें से सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, जापान एंड यूएसए। उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, 15.57% ईच, चाइना की 6.429 और इंडिया की 6.317 और ऑस्ट्रेलिया की 5.773। 30 और 12 32, 30 और 12 42, 42 और 46। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं 12, 16, 19, 22, तकरीबन 50% से ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है ये 3, 4, 5 कंट्रीज़ के पास जो है, इनके पास जो है मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब डिसीजन लिए जाते हैं तो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, तो ये 50% शेयर होल्डिंग जो है दैट इज़ विद दीज 5 कंट्रीज।
पर सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है? जापान और यूएसए की 15.571%। कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसकी अनाउंसमेंट की थी भारत सरकार ने, कुछ लास्ट ईयर अनाउंसमेंट किया था कि ऐसा एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगा, ताकि बच्चों को जो सरकारी नौकरियां देख रहे हैं उनको बार बार टेस्ट ना देना पड़े और एक ही टेस्ट से काम बन जाए। तो इस तरह से एक ये एनटीए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है जो कि क्या लेगी? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। This test will be for the non-gazetted post in the central and the public sector banks. तो अभी जो ये काम शुरू कर रही है नॉन गजेटेड पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ये रिक्रूटमेंट करेगी, और इससे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बार बार टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि उन्होंने कहा है। और ये ग्रुप बी और सी के टेस्ट ये करेंगी। Candidates who qualify can apply to recruitment agency for higher level examination and the score will be valid for 3 years. तो ये तो हो गया, पर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मुझे डाउट लगता है कि अब यहाँ से टेस्ट लेने के बाद टेस्ट तो दोबारा होना ही है। IBPS का टेस्ट होगा, वो बैंकिंग के लिए टेस्ट लेंगे, और अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है तो वो अपना टेस्ट लेंगे, रेलवे वाले फिर अपना टेस्ट लेंगे। तो इस टेस्ट का मतलब क्या हुआ? इस टेस्ट का मतलब और सिर्फ इतना हुआ, जो टियर 1 पेपर था जो पहले हो रहा था अब वो नहीं होगा, और ये जो एजेंसीज हैं SSC, RRB, IBPS, इनके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, और जो मेजर टेस्ट है, जो प्रीलिम टेस्ट है, दैट विल बी टेकन बाय द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि नौकरियां होनी चाहिए। अगर नौकरियां होंगी तो टेस्ट जितने मर्जी हो जाएं फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नौकरी नहीं होगी और टेस्ट होते रहेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा डिसइल्यूजनमेंट होती हैं, ज़्यादा डिस्करेजमेंट होती है, और ज़्यादा ही मेंटल टेंशन होती है। Basically what we need is more employment and more generation of employment avenues. तो इसी के साथ हम आज की न्यूज़ को ख़त्म करते हैं। ये इसके बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में और CET के बारे में मैं आपके साथ अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के उसके साथ डिस्कस करता हूँ, परंतु अभी इतना ही। और वो न्यूज़ भी आपको बताऊँगा कि जो बाहर बहुत सारी एजेंसीज में आप देख रहे हैं, आई विल वंस अगेन कॉशन यू कि आपको ऐसी न्यूज़ नहीं देखनी है, क्योंकि दे आर मिसगाइडिंग। वो मिसगाइड होके आप सिर्फ कचरा भर लेते हैं दिमाग में, उसके हमें बचना है। और इसी के साथ आपकी जो तैयारी है उसके लिए मैं दोबारा से कहूँगा, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए टू हैव ए बेटर फ्यूचर।